नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश में शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सड़कों पर। शिक्षकों का ये महासंग्राम और महाधरना उत्तर प्रदेश सरकार की नींद उड़ाने वाला है। करीब 2 लाख पदों पर शिक्षकों की भर्ती को लेकर पिछले लंबे समय से ये मांग की जा रही है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करे। पिछले साल भी इसी तरह से शिक्षकों की पदों पर इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी तक उस पर सरकार की तरफ से भर्ती प्रक्रिया में कोई कदम आगे नहीं बढ़ा है। तो ऐसे में जो बड़ी संख्या में इस वक्त शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपनी शिक्षा विभाग में सेवाएं देने को, वो अब सड़कों पर है। सड़कों पर यह संग्राम कितना रंग लाएगा, सरकार की कितनी नींद उड़ाएगा, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अटेवा के। राजेश सचान हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर एम्प्लॉयमेंट राइट्स के हैं। रजत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड। और रोहित तिवारी, आप अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं। और नावेश शिकोजी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रोहित तिवारी आपसे करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेक पर जिन लोगों का है वो अभ्यर्थी हैं बनकर उत्तर प्रदेश की नई पीढ़ी को सींचना चाहते हैं, शिक्षा विभाग को समृद्ध करना चाहते हैं। लेकिन क्यों ऐसी नौबत आई कि आप लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है? सरकार को आप अपनी बात समझाने में विफल रहे, नाकाम रहे। बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर सरकार की तरफ से कहां कमी चूक रह रही है कि आप लोगों को इस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सर्वप्रथम मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों की बातों को उठाने के लिए आपने जो सहयोग और जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को बल प्रदान किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी बात पे आते हैं कि जैसे हम लोगों ने डीएलएड बीटीसी एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक कोर्स कराया जाता है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि इस कोर्स को करने के बाद हम प्राथमिक में एक शिक्षक बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होते हैं। परंतु हमने ट्रेनिंग ले ली, हमने बीटीसी कर लिया, डीएलएड कर लिया, लेकिन 7 वर्षों से लगभग हम लोग मांग करते रहे और उत्तर प्रदेश सरकार इस मांग को नकारती रही कि हमारा अनुपात और समानुपात निरंतर बराबर है और हमें किसी भी प्रकार की शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी बात पे अगर आपको शिक्षक की आवश्यकता नहीं है तो आपने डीएलएड का बैच निरंतर क्यों चलाए रखा? वहीं पे आपने यूपी टेट को बंद कर दिया। लगभग 5 सालों से यूपी टेट नहीं हुआ है और शिक्षक भर्ती लगभग 7 सालों से नहीं हुई है। तो यूपी डीएलएड का जो बैच पे बैच चल रहा है, आखिर वो क्यों चल रहा है? इसीलिए हम लोग निरंतर लखनऊ राजधानी हो या प्रयागराज हो, जहाँ पे प्रतियोगी छात्र छात्राएं हमारी बहनें सब आती हैं और तैयारियां करती हैं कि हम एक दिन एक आशा के साथ कि हम शिक्षक बनेंगे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। और यहाँ तक कि अभी 3-4 दिन बीते हुए 1,93,000 का हम लोगों का एक बहुत बड़ा सपना दिखाई दिया। यहाँ तक हम लोग मिठाई बांटने के लिए भी निकल चुके थे, परंतु 2 घंटे में ही वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। आखिर हम लोग उम्मीद पाले तो पाले, कैसे पाले? इसीलिए मजबूरी में आज हम लोग सड़कों पे उतरने के लिए फिर से मजबूर हुए हैं। जी, रजत सिंह जी, आपके पास आ रही हूँ। 7 साल बहुत लंबा समय होता है। 7 सालों तक अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है तो इसका कारण क्या है? सरकार की मंशा क्या है? सरकार की जो जरूरत कितनी है? जरूरत नहीं होगी तभी सरकार भर्ती नहीं कर रही होगी। जरूरत चीजें नहीं होती है, हर पार्टी का एक एजेंडा होता है। उस एजेंडे के आधार पर कार्य करती है। यहाँ पर जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सभी इस समय संघर्ष करते हैं, चाहे विजय बंधु जी हो, चाहे राजेश सचान जी हो, चाहे रोहित तिवारी जी हो, ये सब कहीं ना कहीं अपने अपने मुद्दों मांगों को लेकर के लड़ रहे हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार जो है रोजगार और अन्य मुद्दों पे काम करना नहीं चाहती। सर्वप्रथम ये केवल आवाज दबाने का काम करती है। इससे भी कई पहले कितने भी प्रोटेस्ट हुए, केवल मुकदमे कर करके केवल आवाज शांत करती है। आज यहाँ पर देख रहे होंगे इतने छात्र हमारे साथ पीछे बैठे हुए, ये क्यों बैठे हैं?
इस आयोग पे बैठे हैं। यहाँ प्रयागराज की प्रशासन और योगी सरकार के इशारे पर केवल नियत्ते जो छात्र यहाँ धरने पे बैठे हैं उनके लिए पीएससी बुलवाई गई है, वो भी लाठी डंडा लेकर पहले से तैनात। क्या ये जो छात्र बैठे हैं ये कोई अपराधी है? ये कोई छात्र अपराधी है क्या जो छात्र प्रशासन यहाँ लाठी डंडा लेकर पीएससी लगवाई है? नहीं, सरकार केवल आवाज दबाने का काम कर रही है। केवल चाहती है कि रोजगार मांग न उठे, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग न उठे। आज सूबे में 1,26,028 पद खाली है जो उसको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर है। और यही रिपोर्ट बिहार में आई, वहां की गठबंधन की सरकार रोजगार दे रही है और वहां में जो भाजपा की कार्यकारिणी है कर रही है रोजगार की भरमार, ये भाजपा की सरकार का स्लोगन दे रही है। और यही उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार बहुमत से है, यहाँ युवाओं को केवल ठगने का काम कर रही है। अगर 7 साल से भर्ती जो सरकार नहीं दी है, जो छात्रों पर यहाँ मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया जा रहा है कि आवाज दबाई जा सके, मंच पे जुड़े राजेश सचान जिनके ऊपर भी मुकदमा किया गया है, हमारे साथ कई प्रोटेस्ट में रहे हैं। बताइए, ये ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार करेगी तो युवा बेरोजगार कहाँ जाएगा? मैं यही पूछना चाहता हूँ मौजूदा सरकार से, ये आवाज दबाने वाली सरकार है कि मांग पूरी करने वाली सरकार है? 24 में झटका इनको मिल चुका है, 27 में भी झटका देने के लिए तैयारी होगी। जी, विजय कुमार बंधु जी, आपके पास आती हूँ मैं। उनसे पहले राजेश सचान जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अगर इतनी बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर है तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा है कि छात्रों में आक्रोश भी है, खास करके वो जो शिक्षा विभाग है और प्राथमिक शिक्षा अब बाकी लोग सभी अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। राजेश सचान जी के अलावा सभी अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। राजेश सचान जी, सरकार की हर साल की योजना होती है, हर साल का बजट होता है, पंचवार्षिक योजना भी होती है और मेरी आवाज आ रही है? बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद कीजिए। राजेश जी, क्या क्या बचा है उत्तर प्रदेश सरकार की, क्या मजबूरी है कि इतने लंबे समय तक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर टालम टोल का रवैया चल रहा है? देखिए, सबसे पहले इसकी जो बैकग्राउंड है मैं संक्षेप में बता दूं कि ये 2017 में 25 जुलाई 2017 को जो शिक्षा मित्र बर्खास्त हुए थे उसके स्थान पर ये 2 भर्तियां निकाली गई और अंतिम विज्ञापन 2018 में आया। तो कोई वो नई भर्ती नहीं थी, एक तरीके का समायोजन था। तो कुल मिलाकर योगी सरकार ने इधर के अपने कार्यकाल में कोई भी नई भर्ती शिक्षक भर्ती नहीं दी है। दूसरी बात, इस समय जो हम अभी छात्रों की मांग पर नहीं आ रहे, विधानसभा में पिछले वर्ष जानकारी दी गई कि 1,26,000 पद बेसिक शिक्षा में रिक्त हैं। ये जानकारी बाकायदा बेसिक शिक्षा मंत्री ने दी, लेकिन उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिला करके हमारा छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, लिहाजा हम भर्ती नहीं करेंगे। जबकि आरटीई अधिनियम, जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का कानून है, उस और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार शिक्षा मित्र और अनुदेशक को सहायक अध्यापक नहीं माना जा सकता है। इसी आधार पर उनको बर्खास्त किया गया था। तो ऐसे में 2 बातें कही जा रही हैं। एक तो ये कि 1,26,000 पद हमारे पास रिक्त हैं और दूसरी बात ये कि हमारा अनुपात सही है शिक्षा मित्रों को मिलाकर। तो ये पूरी तरह से गुमराह करने वाली बात है, आरटीई अधिनियम का उल्लंघन है। तो दूसरी बात यह है कि 2 वर्षों में 2021 से 2023 के सत्र में लोकसभा में, राज्यसभा में जानकारी दी गई सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के आधार पर कि 1,39,000 बेसिक शिक्षा में पदों को खत्म कर दिया गया है।
और जो जानकारी आ रही है मीडिया के माध्यम से कि 27,000 इस अवधि में विद्यालय खत्म किए गए, बंद किए गए, मर्जर किया गया, और अभी भी मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कहा बताया जा रहा है कि कई विद्यालयों को मिला करके हम मर्जर करेंगे जिससे शिक्षा में कायाकल्प होगा, गुणवत्ता बढ़ेगी। ये समझ से पड़े है, शिक्षक नेता हमारे बीच में इस पर प्रकाश डालेंगे। तो हमारा ये मानना है कि 2013-14 में जो आरटी अधिनियम के बाद शिक्षकों के पद थे 8,80,000 पद थे, उसमें योगी सरकार ने आते ही मानक बदल करके 1,25,000 हेड मास्टर के पद खत्म किए। उसके बाद 1,39,000 शिक्षकों के पद समाप्त किए गए और 27,000 विद्यालय बंद किए गए। ये मीडिया में रिपोर्ट है। इसके अलावा भी प्रक्रिया चल रही है। तो इतने बड़े पैमाने पर जो ये है, इसका नतीजा ये हुआ कि इस बार सेशन में जो रिपोर्ट आई है 21,81,000 बच्चों के नामांकन में गिरावट आई है। ये पहली बार है इतनी बड़ी गिरावट, देश में शीर्ष पर है, फिर भी कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा में हमने कायाकल्प कर दिया है। तो ये हमारी ये रोजगार अधिकार अभियान की तरफ से ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा है। इसके पहले बहुत बड़े आंदोलन शिक्षक भर्ती को लेकर के, अन्य प्रदेश में 6 लाख पद खाली हैं, इससे ज्यादा हैं, सबको लेकर के चला है। और हमारी अभ्यर्थियों से भी अपील है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करें और रोजगार अधिकार अभियान का समर्थन है। और सरकार से भी अपील है, आज भी हमने ट्वीट किया कि जो पद खाली हैं, जिसको आप मानते हैं खाली हैं, उन पदों पर तत्काल चाहे हो या जारी सारे वो शिक्षकों के अभ्यर्थियों के तरफ से आ रहे हैं। सरकार का पक्ष देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, ना सरकार का सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता और ना ही सरकार के कोई अधिकारी। बचते हैं वो हमेशा ऐसी बातों से, लेकिन सरकार का पक्ष भी मालूम होना चाहिए जनता को। सरकार से आप लोग लगातार ऐसे विषयों पर बैठ के करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, सरकार का पक्ष है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। और एक बढ़िया और तत्कालिक मुद्दे पर जो गंभीर विषय है उस पर आपने चर्चा कराया और आपने बड़ा सवाल उठाया कि ना कोई अधिकारी और ना कोई सरकार का पार्टी का प्रवक्ता सरकार की तरफ से आया। इसी से हम उनकी संजीदगी और उनकी गंभीरता समझ सकते हैं। अभी तमाम तू मैं होते हैं रोज शाम को डिबेट में, हर डिबेट में लोग शामिल होते हैं। यहाँ शामिल क्यों नहीं हुए? सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ आपकी जवाबदेही है, इसीलिए आप इससे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, आप जो एक चित्र दिखा रहे हैं, ये जो घरों के बच्चे बैठे हुए हैं, एक किसान मजदूर के दुकानदारों के घर के बच्चे बैठे हैं और टेम्परेचर आज 45 के ऊपर जा रहा है। उस टेम्परेचर 45 के बाद पंखे और कूलर में लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। ये बच्चे सड़कों पर तपती दोपहरिया में बैठे हैं। इनको शौक नहीं है, इनकी पीड़ा है, इनको तकलीफ है कि हमने डिग्रियां क्यों ली। और ये सिर्फ अकेले रोजगार पाते हैं तो इनका अकेले का सपना नहीं है। वो बूढ़ा माँ बाप जो अपनी कमाई का एक एक पाई लगा लगा करके कहता है बच्चा जाओ तुम बीएड कर लो, जाओ बेटा तुम ये कर लो, हम तुम्हें पैसा देंगे, हम मजदूरी करेंगे, हम गेहूं बेच देंगे, लेकिन तुम्हें पढ़ाएंगे। ये उनके सपने हैं, वो अपने परिवार के, अपने आंखों के सपने हैं इनके। और इलाहाबाद जैसे शहर में एक एक छोटे से छोटे कमरे में 2-2, 3-3 बच्चे बैठ करके उसी में रह करके पढ़ाई करते हैं। एक सपना देखे हैं कि मेरे परिवार का, मेरे बूढ़े बाप का कम से कम एक सपना, एक नौकरी का मिलेगा तो हम उनको अच्छे से अपनी कर पाएंगे। और आप कल्पना करिए कि ऐसे टेम्परेचर में ऐसे दुखांत स्थिति पैदा कर रही सरकार। आपने कहा ना 2 लाख हम देंगे, क्या मजबूरी थी आपको? आपने लिख के तो दिया ना 2 लाख हम भर्ती करेंगे, 65% करेंगे। 4 घंटे में क्या हो गया? क्यों डिलीट कर दिया गया वो? ये तो फिर आपकी मंशा नहीं है, आपने सिर्फ लॉलीपॉप अकेले दिखाना है। और मैं एक और कहना, अभी बहुत अच्छी सचान से आपने बात कहा कि जो पद आपके नियम में हैं, जो खाली हैं, उनको भरने में क्या दिक्कत है। मैं सवाल जब उठाता हूं तो तमाम सारे लोग इस पर दिक्कत करते हैं। एक भी एमपी एमएलए की सीट पूरे देश में खाली नहीं रहती है, तो फिर भर्तियों की क्यों खाली रहे? सालों साल खाली रहती है। एक तरफ नौजवान, लाखों नौजवान सड़कों पर रोजगार मांग रहा है और सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं। 2 स्थितियां, मतलब गजब की कहानी है। तो मैं बड़ी विनम्रता से सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार इस बात को समझे। हर समय
रोजी रोजगार का मुद्दे से अगर आप भागते हैं तो निश्चित रूप से एक देश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए दुखांत है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, बेसिक ही नहीं, बेसिक में शिक्षक पद, माध्यमिक में खाली पड़े हैं, और उच्च शिक्षा में है लाखों लाख पद खाली हैं। और अभी चयन बोर्ड बना दिया इन्होंने, एक शिक्षा आयोग बना दिया। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, इसको जानना बहुत जरूरी है। एक शिक्षा आयोग बना दिया कि बेसिक की, माध्यमिक की और उच्च शिक्षा इकट्ठा भर्ती होंगे। अलग अलग व्यवस्था थी तो आप भर्ती नहीं कर पाते थे, अब आपने एक कर दिया। अब एक भर्ती, इसका मतलब आपकी मंशा नहीं भर्ती करने की। दूसरा सवाल जो सबसे बड़ी बात है, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर नौजवान देश का शिक्षक बनेगा तो इस देश का भला होगा या नहीं भला होगा। अगर वो अपने परिवार को समृद्ध करेगा, अपने भरण पोषण की, तो भारत ताकतवर होगा। भारत ताकतवर तब नहीं होगा जो कागज पे लिख दिया जाएगा। भारत ताकतवर तब होगा जब इस देश का नागरिक, इस देश का नौजवान रोजगार पाएगा और अपने पैरों पे खड़ा होगा, तो फिर भारत ताकतवर होगा। सिर्फ कागजों से ताकतवर नहीं होगा। तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, तत्काल भर्ती करे। पिछले 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आपके जो पद, एक गंभीर सवाल मैं उठा रहा हूं, मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक है, डिप्टी सीएम का पद कोई संवैधानिक नहीं। आपने अपनी व्यवस्था के लिए एक नई भर्ती कर ली आपने, और हमारे पद खाली रह जाएंगे और आप अपने पद भर लेंगे, नहीं बना के भर लेंगे। अभी एक सेकंड और, विजय कुमार, हाँ बोलिए, पूरी बात करिए अपनी जल्दी से प्लीज। मैं कह रहा हूं, अभी मुख्यमंत्री जी के बयान आया कि हम स्कूलों का सम्मेलन करेंगे। एमपी एमएलए का सम्मेलन कब करेंगे? विधायकों सांसदों के सीटों को कम कब करेंगे? नहीं, वो बढ़ेंगे। नौजवान जो गरीब घरों से लड़के आएगा, वो पढ़ के आएगा, उसको हम नहीं लेंगे। सारे पद खत्म किए जा रहे हैं। अभी सिंचाई विभाग में है 65,000 पद है, 65,000 पद सिंचाई विभाग में खत्म कर दिए गए, बिना किसी नोटिस के खत्म कर दिए गए। अरे वो 35,000 पद सिंचाई विभाग में खत्म किए गए। अगर वो 35,000 पद आप भर लेते तो इस प्रदेश का भला होता, इस प्रदेश के नौजवानों का भला होता, किसी की रोजी रोटी लगती, वो भारत की अर्थव्यवस्था में अपना अहम रोल अदा करता, टैक्स पेयर बनता, टैक्स देता, देश की समृद्धि आगे बढ़ती। क्या कर रहे हैं आप? तो मैं ये कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं कहना चाहता हूं, आप अपने लिए 2-2 डिप्टी सीएम बनाएंगे और हमारे पद खत्म करेंगे। ये प्रदेश का नौजवान देख रहा है। बिल्कुल नावेद शिकोह जी, बड़ा आक्रोश है, रोष है और चिंता भी है। सरकार क्या कर रही है? विजय कुमार बंधु जी की माने तो 2018 से अब तक सरकार ने अगर कुछ नहीं किया है तो इसका मतलब साफ है, सरकार की मंशा नहीं है। तो ऐसे में जो ये आक्रोश है, ये किस रूप में कहां तक पहुंचेगा और सरकार इसका ताप कितना बर्दाश्त कर पाएगी? और मीना जी, पहले तो आपको आभार और धन्यवाद है। जैसे कि अन्य पैनलिस्ट ने भी कहा कि टीवी डिबेट में फालतू विषयों पे चर्चाएं हम लोग अक्सर टीवी चैनलों पे देखते हैं। आज हर नागरिक के जीवन में डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और टीवी डिबेट जीवन का हिस्सा बन गई है। लेकिन डिबेट के विषय इतने फालतू होते हैं जो सिर्फ नफरत पैदा करने वाले होते हैं, जिनका ना कोई सिर होता है ना पैर होता है। आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को, इस बहुत ही जरूरी विषय को उठाया, शिक्षक भर्ती जैसे मामले को, जिसको इस देश की मीडिया नहीं उठा रही है उस शिद्दत में, जिस शिद्दत से आपने एक महत्वपूर्ण डिबेट में उसको उठाया है। इस वक्त वो बच्चे, वो नौजवान वो अपनी मांगों को लेकर, अपनी जायज मांगों को लेकर धूप में तप रहे हैं, उनको एक आस बंधी होगी, उनको एक तसल्ली हुई होगी कि कोई टीवी चैनल, कोई डिजिटल चैनल कम से कम उनके विषयों पर बात तो कर रहा है। बात होती है तो हल निकल रहा है, कोई रास्ता। गंभीर विषय है, इस बात में कोई शक नहीं है। शिक्षक भर्ती जिस तरीके से रुकी हुई है, जिस तरीके से इतनी मांग के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है, यह संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है और इस देश के, इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ धोखा है। देखिए, सरकारी नौकरी बड़ी अद्भुत होती है। इस देश के नागरिकों के मन में ये बात बैठी है और ये बात बहुत जल्दी निकल के बाहर नहीं आएगी। सरकार अगर चाहेगी कि ये चीजों को आदमी दिलो दिमाग से निकाल दे कि सरकारी नौकरी को हर परिवार में सिक्योर माना जाता है। वो बच्चे जो आईएएस बनने की दौड़ में नहीं है, जो पीसीएस बनने की दौड़ में नहीं है, जो आईआईटी में जाने की दौड़ में नहीं है, वो एक मामूली, एक साफ सुथरे पेशे में जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं
और बस उनकी इतनी सी मांग है कि इतने वर्षों से इस पे रोक क्यों है? जब रिक्वायरमेंट भी है, जरूरी भी है, कोर्ट के आदेश भी है, तो सरकार ऐसी हठधर्मिता क्यों कर रही है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार के से जुड़ी हुई पार्टी के पैनलिस्ट भी टीवी चैनल में नहीं आ रहे हैं, इस डिबेट में शामिल भी नहीं हो रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। तमाम बयान ऐसे आए हैं जिसमें आश्वासन दिया है कि ऐसा होगा, भर्ती होगी, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बात को हमें सोचना होगा, सरकारी नौकरी में जो नौजवान लाइन में लगे हैं तैयारी के साथ में, और ये नौकरी पाना चाहते हैं, उन्होंने मेहनत की है, उस लाइन में लगे, उनको आपके आश्वासन से इसलिए काम नहीं चलेगा क्योंकि सरकारी नौकरी में एक दिन भी हमारी डेट ऑफ बर्थ से आगे निकल गया तो हम उस नौकरी में शामिल नहीं हो सकते हैं। जिन बच्चों की उम्र निकले जा रही है, जिन नौजवानों की उम्र निकले जा रही है, उनका क्या होगा? किसी ने 3 साल पहले ये कोशिश की थी, किसी ने 2 साल पहले कोशिश की थी, किसी ने 1 साल पहले इसकी तैयारी की थी और उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था कि एक साफ सुथरी नौकरी में हम आएंगे, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश उन्नति और प्रगति के रास्ते पर जाएगा। आखिर उनकी क्या खता है? आज वो धूप में तप रहे हैं, उनको कोई जवाब देने वाला भी नहीं है। अगर कोई टीवी चैनल, कोई मीडिया पर्सन इस तरह के सवाल करने के लिए डिबेट कर रहा है तो उसकी डिबेट में अब पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं आए क्योंकि वो जवाब ही नहीं देना चाहते। ये किस्सा सबको पता है कि एक ट्वीट होता है फिर वो डिलीट कर दिया जाता है, तो बड़ा संदिग्ध लग रहा है। आखिर आपको रिक्वायरमेंट भी है, आप बताइए कि प्राइवेट। नाविद जी के ऑडियो में कुछ इंटरनेट की परेशानी है। रजत सिंह जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। रोहित तिवारी, आपके पास भी आऊंगी। सिलसिलेवार हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी, पूरी करें अपनी बात आप नाविद जी प्लीज। लेकिन सरकार को यह एहसास क्यों नहीं है कि जरूरत भी है, नौजवान तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरी की भी जरूरत है। सरकार का यह वादा था कि हम नौकरी देंगे, अच्छा खासा मौका है, साफ सुथरा मौका है, लेकिन आप बिल्कुल गैर कानूनी असंवैधानिक तरीके से आप मुंह बंद किए हुए बैठे हुए हैं। आप उन भर्तियों पे रोक लगाए हैं, वक्त निकले जा रहा है, लोगों की एज निकले जा रही है। आप ये तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई निराशाजनक बात है ही नहीं। ये तो हमारे नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है। वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, वो कहेंगे हम क्यों हम पढ़े लिखे जब नौकरी नहीं मिलेगी। जब पैनल के 5 लोग यहाँ पर अलग अलग रेफरेंस में और अलग अलग सेक्टर से इस मायने में कि नाविद जी आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पाते हैं कि सरकार की मंशा यहाँ पर पूरी तरह छात्रों के भविष्य और छात्रों के हितों के खिलाफ है। विजय कुमार बंधु जी जब पूरा इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और लोगों से, सरकार के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क में है, उसके बाद भी ये जो नौजवान सड़कों पर हैं, रजत सिंह जी के पीछे बड़ी हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में जो छात्र बैठे हुए हैं। रजत जी जरा अपना कैमरा एक बार घुमाइए, आपके आसपास जितने लोग बैठे हैं उनको हम देख पाए, हमारे दर्शक देख पाए। हालांकि तस्वीरों में तो हम दिखा ही रहे हैं। रजत सिंह जी, ये देखिए बड़ी संख्या में जिस तरह से छात्र जो उनके साथ हैं। ठीक है रजत जी, सवाल ये कि इस तमाम छात्र जो हैं अलग अलग परिवारों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आज एकजुट हैं सरकार के से इस मांग को लेकर। आप लोगों से भी, आप जैसे विजय कुमार बंधु जी हैं, वो तो लगातार अधिकारियों के संपर्क में समय दर समय पर रहते हैं। आप लोगों का भी किसी स्तर पर किसी सरकार के प्रतिनिधि से इस संबंध में चर्चाएं हुई हैं? और क्या कहना है उन लोगों का, जरा हमारे दर्शकों को और जो परिवार छात्रों के हैं, अभिभावक हैं, वो जो सुन रहे हैं, उन्हें मालूम हो कि दरअसल सरकार की तरफ से कहा क्या जा रहा है। जैसे जो सूबे की सरकार के जब मंत्री जी से हमारी मुलाकात होती है, उसकी भी एक अच्छी स्टोरी है। वो स्टोरी बहुत लंबी पड़ जाएगी। मैं बस इतना कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री केवल शिक्षा विभाग का काम छोड़ के सारा काम करता है। आवाज आ रही है? मैं थोड़ा मैम धरना स्थल पे है, आवाज आ रही है? मैं बिल्कुल सुन पा रहे हैं रजत सिंह जी आपको। तो मैं
उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री केवल शिक्षा विभाग का काम छोड़ के सारे काम करते हैं। उनको अपने उनके दिए गए दायित्व पे कोई काम नहीं करना है। केवल फोटो और वीडियोज और रील्स के बहुत शौकीन है हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री जी। जब कोई युवा बेरोजगार उनसे नौकरी मांगने के लिए उनके आवास पे जाता है तो वो कहते हैं कि लखनऊ आकर मिले। जब लखनऊ हम आते हैं तो कहते हैं विधानसभा में मिले। जब विधानसभा में आते हैं तो कहते हैं सचिवालय में मिले। तो जब आखिरी में रात में 8 बजे मंत्री जी कहते हैं ऐसा है आपको बात करना हो अपने पीए से कहते हैं तो कह दो उनसे कि शिक्षक भर्ती का मुद्दा छोड़कर अगर किसी और मुद्दे में बात करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं मुलाकात करने के लिए। जब सूबे का शिक्षा मंत्री रोजगार मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहता, प्रदेश के मुख्यमंत्री रोजगार मुद्दे पे मिलना नहीं चाहते, जब विभाग ऑन कैमरा मीडिया में आकर के कहता हो कि हम अगले अगस्त तक को शिक्षक भर्ती का कैलेंडर जारी करेंगे, वो ऑन कैमरा मीडिया में बोलता हो, वो जब उसकी बातें झूठी निकल जाती हो, जिस तरीके से अधिकारी लापरवाह हो, मंत्री लापरवाह हो, मुख्यमंत्री को रोजगार से कोई मतलब ही ना हो, वो केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में वोट बैंक साध रहे हो, तो उस प्रदेश का विकास क्या होगा। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो ये बयान दिए हैं हर घर एक नौकरी वाला वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश का उत्तर प्रदेश के 75 जिले का छात्र हजारों की संख्या में मेरे पीछे बैठा हुआ 45 सेल्सियस डिग्री में, जहां लोग एसी में बैठ करके 16 की डिग्री में ठंडाई का मौसम ले रहे हैं, वहां बेरोजगार छात्र दर दर की ठोकर खा के गर्मी में बैठा हुआ है। क्या सूबे के मुख्यमंत्री को ये दर्द नहीं दिखाई देता? क्या इसी के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं ने उनको चुना था कि एक मुख्यमंत्री पद पे आने के बाद वो जनता को युवाओं को रोड के किनारे बैठाकर जो महिला नारी शक्ति का बात करने वाले मुख्यमंत्री जी नारियों को धरना स्थल पर रोड के किनारे आयोग पे बैठाए हुए हैं, उनकी तो सुध ले लेना चाहिए मुख्यमंत्री को। जी जी, सूरज की तपिश से ज्यादा ताप इन छात्रों के आक्रोश में नजर आ रहा है। सवाल ये रोहित तिवारी जी की छात्रों का एक पक्ष है, सरकार का दूसरा पक्ष है, अधिकारियों का तीसरा पक्ष है, अभिभावक भी हैं इसमें। आप लोगों के जो अभिभावक हैं बड़ी संख्या में, उनकी अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं, वो जब आप लोगों को ऐसे बेबस लाचार देखते हैं कि सरकार आपकी सुन नहीं रही, सड़कों पर आपका प्रदर्शन, आपका समय साल दर साल निकलता जा रहा है, तो उन लोगों की किस तरह की रिएक्शन आते हैं, उन लोगों की चिंता किस रूप में सामने आती है, उन लोगों की सरकार से अपेक्षाएं किस रूप में आगे बढ़ती हैं, और वो क्या आप लोगों को सुझाव देते हैं जब आप इस तरह के आंदोलनों पर उतरते हैं तब? ऑडियो ऑन करिए रोहित तिवारी आप। जी मैम, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे अभिभावक लोग चिंतित हैं आज के समय में कि आज हमारे लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। लगभग 7 वर्षों से हम लोग निरंतर तैयारियां कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन भर्ती आएगी और हम लोग भी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे। लेकिन आज हमारे अभिभावक भी चिंतित हैं कि आखिर हमारा जो भी अभ्यर्थी है, जो भी हमारा छात्र है, बच्चा है, आज जाके तैयारी कर रहा है, हम उसको करा रहे हैं, लेकिन जब कोई भर्ती ही नहीं आएगी तो इसके तैयारी का क्या मतलब निकलेगा और ये कब तक करेगा। इसका एक इंतजार का समय सीमा होता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे एक प्रधानी का चुनाव हो, या कि कोई भी पार्टी समर्थित चुनाव होता है, अगर वहां पे भाजपा का अगर कोई भी पार्षद या कि मेयर हार जाता है जिस भी नगर निगम में, तो उस हार की वजह ढूंढने के लिए पूरी सरकार जुट जाती है। उसी तरह आज हमारे अभिभावक भी चिंतित हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन फलस्वरूप सरकार इनको नकार रही है, इनके साथ छलावा कर रही है, इनके सपनों को तोड़ने का काम कर रही है। उसी तरह जैसे सरकार चुनाव में हारने के बाद अपनी तैयारियों को मजबूत करता है, आज कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के अभिभावक भी तैयारियां कर रहे हैं कि जिस तरह से इस बेरोजगारी को, हमारे बेटों को, हमारी बेटियों के साथ
थोपा जा रहा है, उसी तरह हम लोग आगामी चुनाव में अगर इस सरकार ने अगर नई भर्ती नहीं दिया तो भी बेबस हो जाएंगे कि अभिभावक इसके लिए भी वो चिंतित होंगे और सोचने के लिए मजबूर होंगे कि कहीं ना कहीं हमको अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा और उचित कदम उठाना पड़ेगा। जी मैम, आवाज नहीं है। राजेश सचान जी, सवाल ये है कि जिस तरह से तमाम, आप लोग अपना प्लीज ऑडियो सभी लोग बंद कर लीजिए, आप सभी अपना ऑडियो बंद करिए। राजेश सचान जी, आप भी एक बार अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। हाँ जी, शुक्रिया बहुत बहुत। राजेश जी, सरकार की मंशा निश्चित रूप से छात्रों को नाराज करने की नहीं है या उनके करियर से खिलवाड़ करने की नहीं है। सरकार कई बार सीमाओं में बंधी हुई होती है, बजट क्राइसिस होते हैं, सरकार की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। क्या सरकार की प्राथमिकता के हिसाब से ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही, या फिर सरकार की जो विद्यालय है उनमें बहुत दुरुस्त शिक्षा व्यवस्था चल रही है, छात्रों की टीचर की संख्या तकरीबन 1.5 लाख बताई जा रही है कि जिनकी कम है। देखिए, मंशा का प्रश्न नहीं है कि सरकार की मंशा छात्रों के खिलाफ है कि छात्रों के पक्ष में है। चुनावी वर्ष भी आने जा रहा है, तो मंशा का मामला नहीं है, मामला नीति का है। सरकार ने जो नीति ली है वो शिक्षा के निजीकरण की नीति है, और शिक्षा ही नहीं, जितने भी सोशल सिक्योरिटी के सेक्टर्स हैं उनको खत्म करने की नीति है। बहुत बड़े लीडर्स हैं, विजय बिंदु जी लाखों लोगों का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा जो ओपीएस है वो प्रश्न सरकार हल नहीं कर रही। मामला ये नहीं है कि खिलाफ है, जो नीतियां लागू कर रही हो ज्यादा से ज्यादा निजी मुनाफा हो, तो ये पूरा शिक्षा को मार्केट में, शिक्षा और स्वास्थ्य और अन्य तमाम चीजों को मार्केट के हवाले, बाजार के हवाले किया जा रहा है। अन्यथा कोई वजह नहीं है। जब 2009 में आरटीई अधिनियम बन गया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि निजी विद्यालय ना खुलें, लेकिन आरटीई अधिनियम का बहुत साफ शब्दों में लिखा गया संवैधानिक कानून है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। नई शिक्षा नीति में उसे 18 साल तक किया गया है। लेकिन सरकार ने या पिछली सरकार ने ऐसा क्या किया? प्राइमरी स्कूल तो बर्बाद होते जा रहे हैं, पूरी जो सरकारी सार्वजनिक शिक्षा है बर्बाद होती जा रही है। तो सरकार की नीति जो है बीजेपी ने और उसे आगे बढ़ाया। सरकार की नीति शिक्षा का निजीकरण और निजी घरानों को मुनाफा पहुंचाने की है, और इसके लिए तमाम सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं, और ये पूरे तरह से गैर, चाहे नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखा हो जो हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, चाहे आरटीई अधिनियम में हो, इस सब का संविधान की जो मूल भावना है उसका उल्लंघन है। और इससे बहुत बड़ी संख्या जो मध्यम गरीब परिवारों की है वो वंचित हो जाएगी, जो भी शिक्षा पा रहे हैं वो वंचित हो जाएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात तो छोड़िए। इसलिए आपके इस मीडिया के माध्यम से हमारी अपील है सरकार से कि ये जो अभी तो शिक्षक भर्ती का छोटा हिस्सा सड़कों पर है, और हमारी बार बार अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाएं। ये लाखों छात्र प्रदेश में हैं जो किसी न किसी तरीके से इस मुहिम से, रोजगार अधिकार अभियान से, जो तमाम अलग अलग मुद्दे छात्र उठा रहे हैं उससे जुड़े हुए हैं, और भविष्य में एक बड़ा आंदोलन ये खड़ा होगा, ऐसा मुझे यकीन है। और सरकार को बात, राजेश सचान जी जिस बड़ा आंदोलन की बात कर रहे हैं, चुनावों से पहले अक्सर कई तरह के प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो अपना काम करते हैं। चुनाव आते आते अगर ये दबाव की राजनीति होगी भी तो अगली सरकार से अपेक्षाएं, अगली सरकार आएगी तब कुछ करेगी। इतना धैर्य, इतना सब्र जो ये विद्यार्थी हैं इस वक्त वो कर पाएंगे, या फिर ये 2027 से पहले पूरी प्रक्रिया शिक्षक भर्ती की पूरी हो, दबाव इसका है? देखिए, मैं राजेश जी की बातों को ही करते हुए आगे बढ़ा, लगता है कि नहीं है, और एक बड़ा दबाव बनेगा कर्मचारी निजीकरण हो रहा है, बड़ा आंदोलन है कर्मचारियों का,
ओपीएस का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, जितने भी समाज में इस तरह के व्यापारियों का मेरी बात जा रही मिला है? करके एक बड़ी टीम बनेगी। सबके बीच में युवा जा रहे हैं और एक मुझे लगता है कि 2025 में ही एक बड़ा जन दबाव बनेगा सरकार के ऊपर और शिक्षक भर्ती और अन्य पदों को इन्हें विज्ञापित करना पड़ेगा, मुझे ऐसा यकीन है। ठीक है राजीव सचान जी। विजय कुमार बंधु जी, 2025 में आप शिक्षक भर्ती पर सरकार को राजी कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सचान जी की बात को समर्थन करते हुए मैं आगे बढ़ाता हूं कि इनकी नियत में नहीं है। मैं आपसे बनाना चाहता हूं, जिन पदों की भर्ती करना है तो करना है। बिजली विभाग का लगातार चल रहा है निजीकरण के खिलाफ, वहां पर सरकार सीधा कह रही है कि नहीं नहीं, मैं तो अब आपको जांच पड़ताल भी नहीं करूंगा, सीधे बर्खास्त कर दूंगा। मतलब आप निजीकरण आपको कर देना है। मजे की बात आप देखें कि सरकार की पॉलिसी शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, पुरानी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, जिस पर सरकार कोई बात नहीं करना चाहती और बात भी करना चाहती है तो इसको खत्म करना चाहती है। और इसी को लेकर के तमाम सारे, और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, निश्चित रूप से नौजवान, छात्र, किसान, शिक्षक, कर्मचारी कहीं न कहीं अपनी पीड़ाओं को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के चिंतित है और एकजुटता की तरफ आगे बढ़ रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसा समग्र दिखाई पड़े जिसमें सब लोग एक साथ खड़े होकर के इस सरकार पर दबाव लाएं। और मैं तो कहता हूं, सरकार आती किस बात के लिए है? क्या सरकार बेचने के लिए आती है? क्या सरकार पदों को खत्म करने के लिए आती है? क्या सरकार लोगों को तकलीफ देने के लिए आती है? सरकार का काम ही है रोजगार देना, सरकार का काम है शिक्षा देना, सरकार काम है चिकित्सा उपलब्ध कराना। सरकार का काम क्या है? हम टैक्स क्यों देते हैं? हम टैक्स सरकार को क्यों दें? पग पग पर टैक्स देते हैं, हर नागरिक देता है। सरकार से क्यों? अगर टैक्स हम देते हैं तो हम आपसे मांगेंगे ना जवाब कि हमारे टैक्स के पैसे का आप रैलियों में खर्चा करेंगे, फूल बरसाने में खर्चा करेंगे कि रोजगार देने में करेंगे? ये सवाल हमारा बनता है और सवाल पूछा जाएगा। ये भारत का लोकतांत्रिक महान देश है, इसमें पूछा जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मैं कहना चाहता हूं, एक बयान उन्होंने बहुत दिया जिसको बहुत पीड़ा है और आज तक है कि हमारे यहाँ योग्य शिक्षा, योग्यता वाले अभ्यर्थी नहीं है। कितनी कितनी मतलब गलत बात। मतलब आप समझिए, उस प्रदेश में जहां लाखों आदमी अपनी योग्यता लेके खड़ा है कि साहब हमको रोजगार दो। और मजे की बात देखें इसमें कि जो सरकार की नियमावली होती है, उस नियमावली के तहत वो खड़ा होता है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से खड़े हो गए, हमको ये पद दे दीजिए। आपने जो भी योग्यता के पद निर्धारित किए हैं, जो भी अभ्यर्थी के आप नियम कानून बनाते हैं, उसको हम पूरा फॉलो करते हैं। हम बीए करेंगे, बीएड करेंगे, डीएलएड करेंगे, ये करेंगे, वो जो आपकी प्रक्रिया सब करते हैं। उसके बाद रोजगार मांग रहे हैं। ये जो बैठे हैं योग्य लोग हैं, ये अयोग्य नहीं है। इस प्रदेश में अयोग्य लोग योग्य लोगों की कमी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी। योग्य लोग हैं, अपनी सारी योग्यता लेकर आपके सामने बैठे हुए हैं। तो एक बार मैं पुनः कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 27 आपको दिख रहा है, आप बन जाते हैं तो अच्छा है, नहीं बन जाते तो अच्छा है, लेकिन इन बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा तो इनकी पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। आप वैकेंसी निकालिए, आप उसको आगे प्रक्रिया में लाइए और ईमानदारी से अगर आप भर्ती कर देंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश के नौजवानों को भला होगा। जी नावेद जी, 18 से 25 आ गया। अगर इतने लंबे समय में सरकार एक भी शिक्षक भर्ती को लेकर, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी इस मामले में काम को आगे नहीं बढ़ा पाई, तो शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके साथ साथ आम आदमी की आवाज विपक्ष भी उठाता है। विपक्ष भी इन छात्रों के साथ उस रूप में खड़ा नहीं हो पाया कि सरकार पर दबाव बना सके। विपक्ष की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार जिस तरीके से आम इंसानों की बेसिक जरूरतों पर काम नहीं करती है, वैसे ही विपक्ष भी आम लोगों के आम मुद्दों के लिए बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है। विपक्ष की ये भूमिका होना चाहिए कि सत्ता जो अनदेखी नौजवानों की कर रही है, जो भर्तियों को रोके हुए है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, बेसिक नीड्स जो है लोगों की, उसके लिए सवाल उठाना, आवाज उठाना, धरना करना, लड़ाई लड़ना, वो जिम्मेदारी विपक्ष कतई नहीं उठा पा रहा है। विपक्ष भी अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से आज ये स्थिति हुई है कि सरकार तानाशाही
एक सूरत में कभी कभी नजर आने लगती है कई मुद्दों पर, उसकी जिम्मेदार विपक्ष भी है, क्योंकि जनता सरकार को ही नहीं चुनती है, विपक्ष को भी चुनती है और उसको ये जिम्मेदारी देती है कि सरकार जिन सामाजिक सरोकारों के मुद्दों को नजरअंदाज करे, कम से कम तुम उसका कंधा हिला देना और याद दिला देना कि तुम्हें ये करना है, तुम्हारे में ये कमियां है। दोनों तरफ अंधेरा है। और तीसरा, आपको शायद बुरा लगे लेकिन मैं भी मीडिया से हूं, लंबे समय थे, मीडिया का जो तीसरी एक उम्मीद की रोशनी है वो भी बहुत कमजोर है। और मैं फिर यही कहूंगा कि न्यूज 24 अगर इस मुद्दे को उठा रही है तो जनता उसको सलाम करती है और मीडिया का नाम रोशन होता है और लगता है कि मीडिया कम से कम अपनी जनहित के मुद्दों को, सामाजिक सरोकारों के मुद्दों को उठा रही है। लेकिन अधिकांश मीडिया इस तरह के मुद्दों को नहीं उठाती है। अगर एक दिन ये तय हो जाए कि नौजवानों की रोजगार के बारे में बात होगी तो मुझे लगता है कि सरकार बैकफुट पे आ जाएगी और वो इस तरीके की हठधर्मिता नहीं करेगी। यहाँ पर सवाल जो अभी उठा, मैं उस बात को फिर दोहरा रहा हूं, यहाँ पर सिर्फ एक शिक्षक भर्ती का मामला नहीं है, बहुत सारे विभाग हैं जहां पर खाली पद पड़े हुए हैं, रिक्वायरमेंट है, जनता भी परेशान है क्योंकि कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन भर्तियां नहीं होती हैं। लोगों, सरकार को एलर्जी है सरकारी नौकरियां देने में, भर्तियां खोलने में, क्योंकि वही शब्द मैं दोहराऊंगा, नियत और नीति जो है ये गड़बड़ हो गई है। अंदर ही अंदर सरकार के ये मन में है कि हम सरकारी नौकरियां ना दें, सब कुछ निजीकरण हो जाए, सब कुछ प्राइवेट हाथों में हो जाए, ताकि ये बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा राजस्व जो है वो रोजगार के तौर पर हमें खर्च नहीं करना पड़े। इसके पीछे बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं उस मुद्दे पर नहीं आना चाहता हूं कि जो लोगों ने उठाया था, जनता ने और विपक्ष ने भी उठाया था कि संविधान खतरे में है। इसी को तो कहते हैं संविधान खतरे में, क्योंकि संविधान में आरक्षण का प्रावधान है। सरकारी नौकरी दे जाएगी तो कुछ आरक्षित सीटें भी होंगी, सब कुछ निजीकरण कर दीजिएगा तो फिर आप बाबा साहब अंबेडकर जी को किनारे कर ही रहे हो, क्योंकि निजीकरण जब हो जाएगा, निजीकरण में कोई प्रावधान नहीं है आरक्षण का। गरीब तबका, पिछड़ा हुआ तबका, जिसके लिए एक फॉर्म भरने के पैसे भी नहीं है, उसको, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं 2 कदम रास्ता मिल सकता था। तो सरकारी नौकरियों को खत्म करने की एक बहुत लंबी साजिश चल रही है। ये सब छोटे छोटे बहाने हैं। अगर पूरा रिसर्च करिए तो हर विभाग में रिक्त हैं पद, और सरकार सरकारी नौकरियां देने में लगातार आनाकानी कर रही है। कोर्ट की आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जन मुद्दों को, जन सरोकारों को जनता के साथ साझा करना और सरकार तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम इसी तरह से ऐसे मुद्दों को समय पर समय उठाते रहें। ऐसे में हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने न्यूज 24 का और हमारा उत्साह बढ़ाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो इस तरह के मुद्दों पर, जन सहभागी मुद्दों पर अपनी उपस्थिति, अपनी इतनी जबरदस्त रेस्पॉन्स देते हैं। और इसीलिए हमारा उत्साह बढ़ता है कि हम इस तरह के मुद्दों पर बात करते रहें, सरकार को सचेत और सतर्क करते रहें, जनता की और आम आदमी की आवाज उठाते रहें, छात्रों और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की आंख खोलने का काम करते रहें। न्यूज 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।